हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन के 26 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। 2 years ऑन आयुष्मान भारत स्कीम हैज़ ग्राउंड टू कवर ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है पहली बात GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर हेल्थ सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस, अभी क्या जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम थी उसे 2 साल हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था एज रिकमेंडेड बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ताकि हम क्या कर सकें, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव कर सके। तो गाइस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में एक्चुअली है क्या? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में यही है कि हम क्या कर सके, हर एक इंसान को क्या कर सके, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। जैसे प्रिवेंशन, मतलब कि अर्ली वैक्सीनेशन जैसे हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, प्रिवेंशन होना चाहिए। प्रमोट करना है, ट्रीटमेंट करना है और रिहेबिलिटेशन करना है ऑफ सफिशिएंट क्वालिटी विदाउट सफरिंग फाइनेंशियल हार्डशिप। मतलब कि ये नहीं कि अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर है तो उस तक ये फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचेगी। तो आयुष्मान भारत का एम यही था कि जो अगर बंदा इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी है तो उसको भी क्या है, हेल्थ जो सर्विसेज है उनको मिले। ठीक है, तो आयुष्मान भारत में मेनली क्या है, 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो क्या है, पहला कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या है, मेनली क्या होएगा, जैसे आपको नॉर्मली अगर कुछ बुखार हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो आप क्या करते हो, क्लिनिक पे जाते हो। तो उसी तरह ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मेनली आपकी प्राइमरी जो हेल्थ केयर है उस पर मतलब कि ध्यान दिया जाएगा। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होंगे। तो इसके अंडर क्या, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जिसमें इन्होंने क्या कि जो एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स हैं उन्हें क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है किसमें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। ये किस लिए, ताकि आप कोई डिजीज प्रिवेंशन के लिए या फिर आपकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सेकंड क्या, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो इसके अंडर क्या है, अगर आपको जैसे अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, आपको अगर हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है तो आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो आपको एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर किया है, जो गवर्नमेंट है वो आपको पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ क्या है एज एन इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, अगर आपको किसी सेकेंडरी ट्रीटमेंट या टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। और ये जो आप ट्रीटमेंट का फ़ायदा किसी भी हॉस्पिटल से उठा सकते हो, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। ठीक है, जो इसका बेनिफिट्स है वो पूरी अक्रॉस द कंट्री क्या है, पोर्टेबल है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यार किसी स्टेट में नहीं है या किसी स्टेट में है, ऐसा नहीं है। अक्रॉस द कंट्री क्या है, ये पोर्टेबल है। फैमिली की साइज़ पे कोई भी कैप नहीं है और ना ही कि एज ऑफ मेंबर की साइज़ पे भी कोई कैप नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये UPSC पूछ लेता है कि इसमें देखो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों में ये अप्लाइड है। दूसरी बात ये कि फैमिली साइज़ पे कोई कैप नहीं है, चाहे उस फैमिली में 4 मेंबर्स हो चाहे 6 मेंबर्स हो। और दूसरी बात ये भी है कि एज पे भी कोई कैप नहीं है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इशूज़ क्या है, देखो आयुष्मान भारत की जो स्कीम है इसमें इश्यूज़ क्या 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 इसके ड्रॉबैक्स हैं। देखो सबसे पहले यही है कि जो भी इनमें जो रीइंबर्समेंट, देखो आप सपोज करो आपने किसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, अगर वहाँ पे जो बिल बना तो इनिशियली तो आपको ही पे करना होगा ना। तो उसके बाद क्या होएगा, जो आपको रीइंबर्समेंट जो आपका पैसा आएगा उसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं, वो नंबर ऑफ प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये कहीं ना कहीं जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं क्या एक इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है, कुछ लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। तीसरी बात क्या है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स के क्या हैं, जो रेट जो सेट किए गए हैं वो गवर्नमेंट ने बहुत कम किए हैं, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं उसको मतलब कि अप्लाई नहीं करते, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो रेट है वो क्या है, ज़्यादा है, जबकि जो गवर्नमेंट ने जो सेट किया हुआ है वो क्या है, कम किया हुआ है। ठीक है, साथ में क्या, अर्बन एरियाज़ में मैक्सिमम हॉस्पिटल, मतलब कि अगर किसी रूरल एरिया के बंदे को अगर इसका फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अर्बन एरिया में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनली जो कंसंट्रेशन है हेल्थ सर्विसेज का वो कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में है। अभी आपको ये बताना है जो कौन सी बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई कौन सी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जो कि अटैच्ड ऑफिस है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। वो इसकी एपेक्स बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल मेडिकल कमीशन। तो गाइस ये न्यूज़ हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो गाइस ये न्यूज़ भी GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में कवर होगी। तो इसमें किया गया है, अभी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। इसने रिप्लेस किया किसको, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो कि कंट्री का पहला मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर था। इसके साथ क्या क्या इशूज़ है कि हमने इसको क्या किया, रिप्लेस किया नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ। देखो जो इशूज़ इसके लिए यही था कि जो अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज थे उनको रेगुलेट करने के जो स्ट्रेटजीज थी वो बहुत पुअर थी। साथ में क्या, इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा थी और इसकी अकाउंटेबिलिटी में भी क्या कमी थी। अब जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो हमने न्यू सेटअप किया है, न्यू कॉन्स्टिट्यूट किया है, इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, 10 एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे, 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, जो कौन नोटिफाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको अपॉइंट करेगी। फंक्शन क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन के क्या क्या फंक्शन है, देखो सबसे पहले क्या करेगा, मेडिकल इंस्टीट्यूशन को कैसे रेगुलेट किया जाए, उनके अंदर जो प्रोफेशनल्स होंगे, जो प्रोफेसर होंगे या जो स्टाफ होगा उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, वो सारी की सारी पॉलिसीज़ को फ्रेम करेगा। सेकेंड क्या है
हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उससे क्या करेगा, इंश्योर रहेगा। तीसरा क्या करेगा, जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं वो रेगुलेशंस को कितना इंप्लीमेंट कर रही हैं या फिर क्या नहीं कर रही हैं, उनको क्या करेगा, इंश्योर करेगा। चौथा क्या है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होती हैं, आपको पता है जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको राइट होगा कि वो क्या कर सकती है, जो प्राइवेट मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी 50% तो सीट्स पे क्या है फ़ीस को डिटरमाइन कर सकती है। ठीक है, साथ में क्या है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन होएगा वो किसके साथ वर्क करेगा, वो क्या वर्क करेगा, आपको पता है देखो अगर आपको MBBS में एडमिशन चाहिए तो आप क्या देते हो, नीट एग्ज़ाम देते हो। लेकिन अगर आपको MBBS कंप्लीट करने के बाद डॉक्टरी की प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है नेक्स्ट, दैट इज़ द नेशनल एग्जिट टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हो उसी के बाद क्या है, आपको लाइसेंस मिलता है टू प्रैक्टिस द डॉक्टर। ठीक है, तो नेशनल मेडिकल कमीशन विल वर्क ऑन द मॉडलिटीज़ ऑफ कॉमन फाइनल ईयर एग्जाम आफ्टर द MBBS, और एक गाइडलाइंस प्रिपेयर करेगी कैसे हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को फी रेगुलेट करना होगा, एंड स्टैंडर्ड्स डेवलप करेगी फॉर कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स। इसके साथ क्या है, 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स को भी कंस्टिट्यूट किया जाएगा। अब वो 4 ऑटोनॉमस बोर्ड्स कौन कौन से होंगे, एक होगा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, सेकंड होगा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, थर्ड है मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, फोर्थ है एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तो ये 4 बोर्ड्स हैं जिनको साथ में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री सहज बिल हर घर योजना सौभाग्य स्कीम कंप्लीटेड 3 ईयर। तो क्या जो प्रधानमंत्री सहज बिल हर घर योजना है, इस स्कीम को हम कब लेके आए थे, 2017 में लेके आए थे, जिसको 3 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा इस स्कीम का एम यही था कि हम हर एक घर में क्या बिजली पहुंचा सके। तो इस स्कीम का यही था कि हम क्या कर सकें, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर सकें। कब तक, 31 मार्च 2019 तक। ठीक है, इसमें क्या था कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी को फ्री देंगे किस किस को, जो भी लोग बिलोंग करते हैं पुअर फैमिली से या फिर जो अबव द पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोवाइड करेंगे इन रूरल एरिया। और साथ में जो अर्बन एरियाज़ में जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको भी हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। और क्या क्या हाईलाइट्स हैं इसकी, देखो सबसे पहले होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए क्या आपको कोई भी फ़ी नहीं देनी होगी, कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको पता है इनिशियली अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हो तो आपको क्या है, आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, चार्जेस देने पड़ते हैं, वो इनको नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी बात कि अब आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो ले लिया, आप घर में बल्ब भी लगाओगे, कुछ सॉकेट भी लगाओगे ताकि आप चार्जिंग कर सको, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट पे कुछ स्विचेस भी लगाओगे, LED बल्ब्स भी लगाओगे, तो इसमें भी जो खर्चा आएगा वो भी कौन, ये इन लोगों को नहीं देना होगा। नो कॉस्ट के इन सबको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। और ये कौन करेगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको ये चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है इस स्कीम की, दैट इज द प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसकी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इसकी एक नोडल एजेंसी है जो इस स्कीम को क्या करेगा, डेजिग्नेट करेगा। अब इस स्कीम का कौन कौन फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन कौन बेनिफिशरीज हैं, उनको कौन आइडेंटिफाई करेगा, वो एज़ पर सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस है 2011 डाटा के एज़ पर हम क्या करेंगे, उन बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करेंगे। हाउएवर इस सेंसस के अंडर जो अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड थे वो कवर्ड नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, उन लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम उनसे चार्ज लेंगे कितना, ₹500। बेनिफिट्स क्या हैं, देखो अभी भी क्या है, जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पे केरोसिन का यूज़ किया जाता है, तो हम इसके केरोसिन को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे इंप्रूव होगी, कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट होएगा, पब्लिक सेफ्टी में इंप्रूवमेंट होएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होएंगी, बेटर क्वालिटी लाइफ हम लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे, स्पेशली वुमेन, क्योंकि उनको डेली जो चोर्स हैं, हाउस होल्ड वर्क्स हैं, उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या इश्यूज़ हैं जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में फेस किए जा रहे हैं, सबसे पहले क्या है, जो इक्विपमेंट्स और जो मैन पावर की शॉर्टेज है। सेकंड क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो ऑलरेडी इतने घाटे में चल रही हैं कि वो इन सब का खर्चा क्या भुगतेंगी, तो यही इसके क्या है, कुछ इशूज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम अपनी। वोडाफोन विंस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अगेंस्ट इंडिया इन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जरा आप इसको अच्छे से पढ़ना। तो गाइस अभी क्या था, वोडाफोन और क्या है, मतलब कि इंडिया में कुछ मतलब कि डिस्प्यूट था, तो इस डिस्प्यूट में जो इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है, जो जजमेंट दी है, वो किसके फेवर में दी है, वोडाफोन के फेवर में दिया। ठीक है, तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है कहाँ पे, ये हेज में है। उसने रूल्ड किया है कि जो भी वोडाफोन पे टैक्स लिएबिलिटी लगी थी, मतलब कि जो वोडाफोन को टैक्स चार्जेस पे करने थे, वो कहीं ना कहीं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का क्या है, वायलेशन था, जो कि साइन हुई थी किस किस में, इंडिया और नीदरलैंड में।
तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या है। तो गाइस बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होती है, दो कंट्रीज़ में होती है। सपोज करो इंडिया है, यूएसए है। देखो अब क्या है, यूएसए इंडिया में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे डर रहेगा कि मैं अगर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंडिया में वो मेरा सेफ रहेगा या नहीं, ठीक है। उसी तरह अगर इंडिया यूएसए में इन्वेस्ट कर रहा है तो इंडिया को भी ये खतरा रहेगा कि अगर मैं यूएसए में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरा सेफ रहेगा या नहीं, ठीक है। तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या है, ताकि मेरा पैसा सेफ रहे दूसरी कंट्री में, ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है, जिसमें आपको क्या दी जाती है, गारंटी दी जाती है कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे हमारी कंट्री में वो आपका मतलब कि सेफ रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यही होती है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। क्या होती है, इट अलाउ फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनीज ऑफ ईच अदर इन द अदर जुरिस्डिक्शन। देखो ये डिस्प्यूट स्टार्ट कब हुआ था, वोडाफोन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये डिस्प्यूट कब स्टार्ट हुआ था। डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था 2017 में, जब वोडाफोन ने कुछ शेयर्स खरीदे थे किस कंपनी के, ये हथिक्सन इसार है, इसके कुछ क्या कह रहे थे, टैक्स इसने खरीदे थे, कुछ शेयर्स क्या कह रहे थे, खरीदे थे। फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इस पर लगाया कि वोडाफोन को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, सपोज करो वोडाफोन ने इस कंपनी से 100 रुपये के टैक्स खरीदे, ठीक है। अब इसकी जो कीमत है टैक्स की जो शेयर्स की जो कीमत है वो 200 रुपये हो गई, ठीक है। अब जो इसके बीच में जो 100 रुपये का वोडाफोन को प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है हम उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में भी लगता है और जो शेयर मार्केट है उसमें भी लगता है, ठीक है। तो यही बोला है। जब डिस्प्यूट कब स्टार्ट हुआ, 2007 में, जब वोडाफोन ने क्या किया था, इस कंपनी से जो शेयर्स खरीदे थे, फिर क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप पे क्या कैपिटल गेन टैक्स लगता है और आप टैक्स के रूप में इतने पैसे दोगे। तो वोडाफोन ने इसी जो नोटिस को क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में 2012 में। लेकिन फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट ने 2012 में फाइनेंस एक्ट को अमेंड किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो किसके फेवर में दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में दिया, और वोडाफोन को बोला कि नहीं आपको जो ये टैक्स है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने साथ ही क्या है, एक और रूल इंट्रोड्यूस कर दिया था, दैट इज द जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। देखो ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल में क्या होता है, ये मेनली उन कंपनीज पे होता है जैसे जो क्या करती है, टैक्स को इवेट करना चाहती हैं, ये शो करके कि हम तो टैक्स नहीं भरेंगे क्योंकि हम तो इसके लायबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये उन कंपनीज में लगती है ताकि जो लोग टैक्स को लीगल मैनर में चोरी करते हैं उन पे लगाते हैं, ठीक है। जो टैक्स को अवॉइड करते हैं तो उन लोगों पे क्या करते हैं, ये टैक्स लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट ने उसी वक्त क्या है, ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स को इंट्रोड्यूस किया था, जो टैक्स अथॉरिटीज़ को ओवर पावर दी गई थी। इसको जो पार्लियामेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया वो रेट्रोस्पेक्टिव मैनर में किया। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, पिछली डेट से क्या कर देना, कुछ रूल को बना देना, ठीक है, अंडर द आईटी एक्ट। और इसमें द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि हाँ जी वोडाफोन जी आपको टैक्सेस तो पे करने ही होंगे। 2014 में फिर क्या किया, वोडाफोन ने सोचा कि यार सुप्रीम कोर्ट पे तो मेरा काम नहीं होने वाला, तो उसने क्या किया, आर्बिट्रेशन को इनिशिएट कर दिया अगेंस्ट इंडिया, कहाँ पे, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। और अब क्या है, और ये किस आर्टिकल के अंडर किया, कहाँ से उसको पावर मिली कि उसने ये जो आर्बिट्रेशन है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इनिशिएट किया, वो उसने किया अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड द नीदरलैंड, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा क्या मैटर था शुरू से लेके अब तक का। अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन देखो नॉर्मली यही है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मतलब क्या होता है, सपोज करो आज 26 सितंबर है, मैंने कोई लॉ लेके आई, लेकिन मैंने क्या बोल दिया कि 2010 के बाद से क्या है, जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि मैं टैक्स लेके आई हूँ 2020 में, लेकिन मैंने क्या कर दिया कि 2010 से जो कंपनीज हैं उन सबको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यही है कि पिछली डेट से क्या आप उस टैक्स को लागू कर रहे हो, ठीक है। इट अलाउज कंट्री टू पास अ रूल ऑन टैक्सिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स, किसी प्रोडक्ट पे आप क्या कर सकते हो, टैक्स लगा सकते हो, या किसी सर्विसेज पे चार्ज कर सकते हो किसी कंपनी से उस टाइम से बिहाइंड द डेट, मतलब कि जिस दिन लॉ बना है उससे पहले से आप डेट पे क्या कर सकते हो, टैक्स लगा सकते हो। कंट्रीज मेनली इस रूट को इसलिए यूज़ करती हैं ताकि जो लास्ट उन्होंने अगर टैक्सेशन पॉलिसीज में जो भी उनकी शॉर्ट कमिंग्स रही हैं उन्हें वो करेक्ट कर सके। इंडिया के अलावा क्या है, कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाती हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, नीदरलैंड हो गया, इनमें भी क्या है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कंपनीज हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। तो गाइस जिस तरह से आपने डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स पढ़े हैं उसी तरह से क्या इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है। देखो गाइस डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं, वो बैंक्स क्या होते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा एसेट्स होता है, मतलब कि नियर अबाउट 2 to 3% ऑफ जीडीपी क्या है हमारा एसेट्स होता है, जैसे हमारे एसबीआई हो गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हमारे कौन कौन से, एसबीआई है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है। मतलब कि दे आर टू बिग टू फेल, मतलब अगर ये फेल हो गए तो ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, हमारी
जीवन की रेपुटेशन पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। उसी तरह क्या है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है जैसे LIC है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो उसका एसेट साइज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, आइडेंटिफाई करा 3 डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज। कौन कौन सी, एक तो LIC है, दैट इज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेकेंड है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थर्ड है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसे इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस को क्या किया, डेजिग्नेट किया है फॉर 2020 to 21। देखो इसका मतलब क्या है कि जो इसका साइज़ है, मतलब कि जो इसका एसेट साइज़ है या जो इसकी मार्केट इंपॉर्टेंस है, डोमेस्टिकली हो चाहे ग्लोबली, जो इसका इंटरकनेक्शंस हैं, जो रिलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर इनको डिस्ट्रेस में आ गए या फिर इनका फेलियर होगा, ये बहुत ज़्यादा हमारे डोमेस्टिकली फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। इसलिए क्या किया है, इनको बोला जाता है दे आर टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल। साइज़, कैसा साइज़, इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, मतलब कि टोटल रेवेन्यू एनुअली इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम अंडर रिटर्न, वैल्यू ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आर अमंग द पैरामीटर्स ऑन द इंश्योरेंस आर द आइडेंटिफाई। अब लिस्ट कौन करता है, आइडेंटिफाई कौन करता है, जो IRDAI है, वही इन जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें लिस्ट करते हैं एनुअल बेसिस पे। ठीक है, अभी क्या देखो, आपने पढ़ा ना, ये 1 साल के लिए इन 3 इंश्योरेंस कंपनीज को डेजिग्नेट किया है, अगले साल ये बदल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है ये 3 ही रहेंगी। अब क्या क्या कंडीशनलिटीज हैं जो इस पर इम्पोज है, सबसे पहले क्या है, अब ये क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, जो इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो लेवल है उसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है, जो इसके रेलेवेंट रिस्क है उन्हें हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर कोई भी अगर रिस्क आता है तो हम उसको पहले ही प्रमोट कर सकते हैं ताकि ये फेल ना हो। ठीक है, दे विल ऑल्सो भी सब्जेक्टेड टू एनहेंस्ड रेगुलेटरी सुपरविजन ऑफ IRDAI। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो IRDAI है वो इस पर क्या है, जो अपना सुपरविजन है उसको बढ़ा भी सकता है, उसके पास पावर है, बिकॉज दे आर टू बिग टू फेल। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं अपनी छोटे छोटे न्यूज़ पे, स्टेप्स टेकन बाय इलेक्शन कमीशन टू एंश्योर सेफ इलेक्शन इन बिहार। तो गाइस आपको पता है इस साल बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये अभी कोरोना वायरस के बीच में ही होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्या है, मेजर्स लिए हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए हैं जो बिहार असेंबली इलेक्शंस के लिए, जो क्या है अमंग द ग्लोबल कोरोना वायरस पैंडेमिक में हेल्ड हो रहे हैं। अभी क्या किया है, देखो सबसे पहले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं जो हर एक पोलिंग स्टेशन पे होते हैं, उनका नंबर रिड्यूस कर दिया, जो 1500 से कितना कर दिया, 1000 कर दिया। और साथ में जिन लोगों की एज 80 अबव है उनके लिए पोस्टल बैलेट्स का ऑप्शन किया है। साथ में जो वोटर जो कोविड पॉजिटिव हैं या फिर जो लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन किया गया इन्फेक्शन की वजह से, उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट का ऑप्शन किया है। साथ में क्या किया, कोई भी जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स रखे हैं फॉर डोर टू डोर कैंपेन एंड द रोड शोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेसलेस अपील्स लॉन्च बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। तो आपको पता है फेसलेस अपील्स में क्या होता है, मेनली जो आपके जो टैक्सेशन होती हैं वो आपको क्या करते हो, फेसलेस मैनर में क्या अपना मतलब कि वो कर लेते हो, एक सेकेंड, क्या है, जो भी इनकम टैक्स की अपील्स हैं उन्हें फाइनलाइज की जाएगी फेसलेस मैनर। मतलब कि जो टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर्स के बीच में क्या फेस कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो फेसलेस अपील्स के अंडर ये है कि जो भी इनकम टैक्स की अपील्स हैं उन्हें फाइनलाइज किया जाएगा फेसलेस मैनर में, एक्सेप्ट वो केसेस जो कि मेजर टैक्स इवेशन के या सीरियस फ्रॉड्स के जो केसेस हैं या जो इंटरनेशनल टैक्स या ब्लैक मनी एक्ट से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको छोड़ के। ठीक है, उनके अलावा जो भी केसेस हैं उनको फेसलेस मैनर में क्या किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। इससे क्या जो टैक्स पेयर है उसे भी कन्वीनियंस मिलेगा। ठीक है, वो अपने जो अपील ऑर्डर्स को क्या कर सकता है, इंश्योर कर सकता है और लिटिगेशंस को मिनिमाइज कर सकता है। इससे जो ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। अब जो केसेस को एलोकेट करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, वो डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करेंगे। इसको लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट इनिशिएटिव, जो कि अभी लॉन्च किया गया था। देखो गाइस, ये जो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट इनिशिएटिव है, इसके अंडर क्या होता है, जो मेनली ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उन्हें हम अवार्ड किए करेंगे। ठीक है, तो इसलिए किया ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है वो टैक्स को पे करें। ठीक है, अभी इंडिया में बहुत कम लोग हैं, जो ओनली 1% हमारे इंडिया के जो लोग हैं जो टैक्स को पे करते हैं। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं गाइस, देखो आपने काइंड ऑफ फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, जो एकदम से इमीडिएट आती हैं, सडन आती हैं, उन्हीं बोलते हैं फ्लैश फ्लड। और मेनली कब आती है, मानसून के टाइम पे आती हैं। ठीक है, तो रिसेंटली क्या कुछ विलेजेस हैं जो असम में वो डूब गए हैं फ्लैश फ्लड की वजह से। देखो फ्लैश फ्लड क्या होता है, एकदम से आती है, वेरी फास्ट राइज होता है, उसका फ्लो एकदम से आता है, और स्मॉल वॉल्यूम भी हो सकती है, हाई डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से काफ़ी हाई डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ सडन, क्योंकि इमीडिएट आती हैं। ठीक है, ये कहाँ हो सकता है, हिल एरिया में भी हो सकता है, या फिर जहाँ स्लोपिंग लैंड हो, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, या थंडर स्टॉर्म्स होती हैं, या फिर क्लाउड बर्स्ट जहाँ के मेन
कॉमन होते रहते हैं, ठीक है। अदर रीजंस क्या, सडन रिलीज ऑफ वाटर होने का, सपोज करो किसी डैम ने अगर एकदम से वाटर को रिलीज कर दिया तो वो भी एक सडन कोज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लैंडस्लाइड आ गई तब भी हो सकता है, या फिर जो आपको पता है रिवर्स के जो किनारे अगर उसमें कोई छेड़छाड़ होगी तो भी कह सकते हैं फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। फेम इंडिया, तो गाइस इसका मीनिंग क्या है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो गाइस आपको पता है हमारा इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या है, ताकि हमारे जो एमिशंस हो वो कम हो। कल हमने पढ़ा था हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पार्ट है। तो गवर्नमेंट ने अभी सेक्शन किए हैं 670 इलेक्ट्रिक बसेस और साथ में 241 चार्जिंग स्टेशन इन डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट यूटीज अंडर द फेज सेकंड ऑफ द फेज इंडिया स्कीम। ये किसका पार्ट है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का है, किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जिसमें फॉर्मुलेट किया है। फेम इंडिया स्कीम 2015 में इसको स्टार्ट की थी। फेम का एम यही था कि हम क्या कर सकें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है उसे मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके और सस्टेनेबल वे में ग्रोथ कर सके। जो फेज़ 1 हुआ था इस स्कीम का वो 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो गया था, और जो फेज़ 2 है वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2019 में, जिसका मेन टोटल आउटले कितना है, 10,000 करोड़ फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, तो ये जो ट्रेन होएगी ये पहली बात तो न्यू है, ठीक है, मेट्रोस के अलग है, न्यूली है, डेडिकेटेड है, हाई स्पीड ट्रेन है, हाई कैपेसिटी है, कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विस, मतलब कि पैसेंजर, कम्यूटर का मतलब पैसेंजर सर्विसेज होएगी, जो मेनली क्या रीजन टू रीजन को कनेक्ट करेगा, कहाँ पे, दिल्ली एनसीआर रीजन में, दैट इज द नेशनल कैपिटल रीजन में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ये डिफरेंट है फ्रॉम कन्वेंशनल रेलवे क्योंकि ये काफ़ी रिलायबल होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल होगा हाई स्पीड पे। ये कौन इंप्लीमेंट कर रही है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इसे इंप्लीमेंट कर रही है, जो कि जॉइंट वेंचर कंपनी है किस की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। साथ साथ में कौन कौन स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी इसके अंडर है, और ये साथ में किसके अंडर कंट्रोल में है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। अगर एक बार ये ऑपरेट होगी तो ये किस रूट पे दौड़ेगी, दिल्ली टू गाजियाबाद टू मेरठ, ठीक है, तो इस रूट पे ये रन करेगी। आगे बढ़ते हैं जाइमेक्स 20, तो गाइस ये बायलेटरल एक्सरसाइज है जो 2 साल में एक बार रखी जाती है। बायनली का मतलब होता है जो 2 साल में एक बार रखी जाती है, किस किस के बीच में, इंडिया की नेवी में और साथ में जापानीज़ की नेवी में के बीच में, ताकि हम क्या कर सकें, हम अपनी जो मिलिट्री जो सिक्योरिटी है उसमें कोऑपरेट कर सकें, ठीक है। इसको कहाँ रखी गई है, नॉर्थ अरेबियन सी में इसको हेल्ड की गई है। जीमेक्स स्टार्ट कब हुई थी, 2012 में हुई थी, तब से क्या है हर 2 साल में एक बार होती है। स्पेशली किस पे फोकस करती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन पे, मैंने आपको अभी बता ही दिया। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है आपको पता होना चाहिए, कौन से होते हैं, धर्मा गार्डियन होती है, ठीक है गाइस। बाकी मालाबार एक्सरसाइज भी होती है लेकिन वो ट्राइलेटरल होती है, इंडिया, यूएसए और जापान की। लास्ट न्यूज़ आज की, दैट इज द पृथ्वी सेकंड मिसाइल। तो ये पृथ्वी सेकंड मिसाइल क्या है, इंडिया ने अभी क्या किया, इसको सक्सेसफुली नाइट टेस्ट किया, मतलब नाइट में टेस्ट किया है, जिसको डेवलप किया, न्यूक्लियर कैपेबल है, सरफेस टू सरफेस पृथ्वी सेकंड मिसाइल है। ये कैपेबल है, कितना लोड ये मतलब कि होल्ड कर सकती है, 500 to 1000 कोड। इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जो मिसाइल सिस्टम है जो इसी के अंडर डेवलप किए गए हैं वो है अग्नि, आकाश, त्रिशूल एंड नाग। तो गाइस यहाँ पे हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।